हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एटलस एकेडमी पर। आज मैं आपके लिए जो है, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी प्रश्न आने हैं, तो आज मैं पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक को लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज पर्यावरण से संबंधित जो है आज का सेशन रहेगा और आप लोगों को मतलब अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो देखिए, पर्यावरण का अगर हम लोग बात करें, जब पर्यावरण का जो विज्ञान है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी जो ब्रांच है उसे जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इससे किया जाता है। कोई भी जीव है तो अपने चारों ओर जो वातावरण है उसको वो प्रभावित करता है, वातावरण फिर उस पर प्रभाव डालता है, तो दोनों का एक म्यूचुअल रिलेशन बनता है। अगर हम कहते हैं ना कि हम जो है जैसा नेचर को देंगे नेचर हमें वैसा ही लौटा देगी, तो यही पारिस्थितिकी विज्ञान है। इस विज्ञान के बारे में सबसे पहले हमें रिटर ने बताया था। इकोलॉजी शब्द वास्तव में जो है वो रिटर ने जो है हमको इसकी परिभाषा दी है, लेकिन आगे एक साल के बाद ही 1869 में जो है वो हीकल ने इसको और अच्छे से परिभाषित कर दिया। तो हीकल के अनुसार हम लोग ये बोल रहे हैं कि जीव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन हम लोग इकोलॉजी शाखा के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो अब चूँकि इकोलॉजी के बारे में आ गई तो हम लोग इकोसिस्टम उसी की एक कड़ी को एक तंत्र को हम लोगों ने विकसित किया और ये एजी टांसले थे। 1935 में इन्होंने पारितंत्र की परिकल्पना की। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में हमें किसने बताया? एजी टांसले 1935 में। अच्छा, इकोसिस्टम क्या है? ये वातावरण की सबसे छोटी इकाई होती है और इसको परिभाषित करने के लिए वातावरण के जैविक और अजैविक जितने भी घटक हैं उनके आपस में जो क्रियाएं होती हैं, उनके संबंधों का जो जाल बनता है, उन सबको मिलाकर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है उसी को हम लोग पारितंत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वातावरण के जैविक और अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों प्रक्रियाओं को जिस तंत्र के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र सबसे छोटा पारितंत्र एक छोटी सी जल की बूंद भी हो सकती है और सबसे बड़ा पारितंत्र हमारी पृथ्वी है। महासागर जो है वो भाई हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है पारितंत्र हो गया महासागर। तो ऐसे ही अगर कहा जाए कि पारितंत्र की कई प्रकार हैं तो उसमें कहा जाता है कि जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय में दो हैं, एक स्वच्छ जलीय जिसमें तालाब आ जाएगा, पोखर आ जाएंगे, झरने आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, और जो समुद्री है उसमें भाई महासागर, सागर, महासागर। और जो स्थलीय होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये 4 प्रकार के हो जाते हैं। वन हो जाते हैं, जितने प्रकार के वन हैं इसमें सब आ जाते हैं, पूरा वन का पूरा विवरण इसमें आ जाता है। ठीक है, उसके बाद घास के मैदान हो जाते हैं, मरुस्थल हो जाते हैं और मानव निर्मित जो भी पारितंत्र हैं उनमें हम लोग एक्वेरियम कह सकते हैं। अगर हम लोग जलीय जीवशाला एक्वेरियम की बात करते हैं, बगीचा है, खेत है, खलिहान है, ये सब मानव निर्मित होते हैं। तो मानव निर्मित पारितंत्र इस तरीके के हम लोगों के द्वारा जो बनाए गए हैं। और अगर कहा जाए कि बहुत स्टेबल पारितंत्र की बात करें, सबसे ज़्यादा स्थायी, तो वो महासागर होता है। ठीक है, सबसे स्थायी पारितंत्र। सबसे छोटा पारितंत्र मैंने कहा एक जल की बूंद भी हो सकती है। अब पारितंत्र के लिए जो है क्या क्या चीज़ें हैं तो उनको थोड़ा सा समझते हैं कि जो भाई ये पारितंत्र की बात हम लोग कर रहे हैं इसमें क्या क्या घटक कौन कौन से हैं। तो 2 घटक इसमें आ जाते हैं। पहले तो भाई जैविक घटक जितने भी हैं उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, घटक। और एक है अजैविक घटक जिनमें भाई जान नहीं है, वो पारितंत्र में जो घटक बनते हैं उन्हें हम लोग अजैविक घटक कह देते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट और ये बायोटिक। अब ये जो बायोटिक कंपोनेंट हैं इनमें क्या क्या है, तो इसमें देखिए मुख्यतः हर पारितंत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक होता है उत्पादक जिसे हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर। एक होता है उपभोक्ता, इसे कहते हैं कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कई तरीके के हो जाते हैं। पहला फर्स्ट, अगर कहा जाए सेकंड, थर्ड और उसके बाद टॉप कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद अप घटक आ जाते हैं। अप घटक जो है देखिए अगर हम लोग लिखें तो इस तरीके से अप घटक, इसे डीकम्पोजर कहते हैं। डीकम्पोजर ये बैक्टीरिया और
फंगस होते हैं। जो अपघटक हैं वो बैक्टीरिया और फंगस आते हैं। उपभोक्ता जो है वो कंज्यूमर में हम लोग आते हैं। उत्पादक, जैसे कि हम लोग बात करें एक घास के मैदान की बात करें तो घास क्या है, वो उत्पादक हो गई। और उस पे जो है अगर कहा जाए कि जो छोटे मोटे जो हर्बीवोर्स होंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे, जो हर्बीवोर के ऊपर आएंगे कार्निवोर होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएंगे, ऐसे ही टर्शरी और टॉप कंज्यूमर। और उसके बाद वो सब जो ख़त्म होगा सिस्टम घास है और जो जीव बचे उनको सड़ाने में कौन मदद करेगा, अपघटक। ठीक है। एबायोटिक में कौन कौन से आते हैं, इसमें कार्बनिक पहले आते हैं। कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक कौन कौन से हैं हम लोग कहेंगे कि भाई जो ही 3 मुख्य जो है, जिसको शर्करा, प्रोटीन और वसा कहते हैं। एक और हम लोग यूरिया बढ़ा लेते हैं। अकार्बनिक में कौन कौन से आ जाते हैं। अकार्बनिक की बात करें तो भाई इसमें जो है हम लोगों का, जैसे कि गैस हो गई, जैसे कि हम लोग जल हो गए, जितने कि लवण हो गए, वो सब अकार्बनिक में आ जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई कार्बनिक और अकार्बनिक के साथ साथ भौतिक। जो भौतिक में ये है कि भाई सूर्य की किरणें आ रही हैं, और जो हम लोग कहें कि भाई हवा है, तापमान है, ये सब भौतिक कारक आ जाते हैं। तो पारितंत्र में मुख्यतः ये 2 तरीके के घटक होते हैं, उनमें इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो पारितंत्र की परिकल्पना किसने की, ए जी टांसले साहब ने। ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं। अब हमें आज का जो पढ़ना है वो हम लोगों को भाई ये पढ़ना है पारिस्थितिक पिरामिड। इससे प्रश्न आते हैं, बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई इकोलॉजिकल पिरामिड की परिकल्पना किसने दी। तो कहेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड की जो परिकल्पना है वो भाई चार्ल्स एल्टन ने दी थी, इसीलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। तो ये जो पिरामिड्स होते हैं, इनसे ही किसी भी पारितंत्र का, अगर हम लोग कहें किसी भी पारितंत्र के स्वरूप का हम लोग जो है बोध करते हैं कि भाई ये पारितंत्र में अगर ये 3 चीज़ें, इनमें क्या क्या मापा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के स्वरूप का बोध कुछ सीमा तक पारिस्थितिक पिरामिड्स से भी होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ताओं एवं विभिन्न श्रेणियों को उत्पादकों और उपभोक्ताओं का जो नंबर है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उच्चतम श्रेणी के जंतुओं की संख्या और जीवभार और संचित ऊर्जा। मतलब कि यहाँ देखिए 3 तरीके के पिरामिड्स होते हैं। पहला क्या है, संख्या। जितने भी अगर हम लोग कहें कि भाई प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये सब जो है इनकी संख्या की बात की जाती है। और उसका जो है जीवभार का, मतलब कि उनके वेट की बात की जाती है। और लास्ट में ऊर्जा की बात। 3 तरीके के पिरामिड्स होते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तरों की संख्या, जीवभार और संचित ऊर्जा। देखिए 3 तरीके के भी हमें पिरामिड्स की बात की जा रही है। संख्या का, जीवभार का और संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। तो हमें पता चल गया कि भाई अगर कहा जाए इकोसिस्टम में ये 3 चीज़ों का हम लोग आलेखी निरूपण करेंगे। अगर संख्या का कर लें, जैसे कि भाई उत्पादक हैं, उपभोक्ता की विभिन्न श्रेणियां हैं, अपघटक हैं, इसका आलेखी निरूपण करें हम लोग तो एक पिरामिड हमें मिलता है। उसी पिरामिड के आधार पे हम लोग जो है सब जितने इकोसिस्टम होते हैं उनको हम लोग जो है सिंबलाइज कर सकते हैं। उससे चीज़ों को हम लोग समझ सकते हैं, किसका पिरामिड उल्टा होगा, किसका पिरामिड सीधा होगा, कौन स्थायी होगा, क्या चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें इसी आधार पे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं तो उन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो पहला पिरामिड ले लेते हैं, जीव संख्या का जो पिरामिड है, इसको हम लोग लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग कहें कि मूल उत्पादक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाला चित्र जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो भाई प्रोड्यूसर है, ढेर सारी घास है, ठीक है, बहुत, जितना भी अगर कहें कि भाई उसके बाद जो है हर्बीवोर्स आते हैं जिन्हें हम लोग C1 कह देते हैं। फिर प्राइमरी जो है, क्या कहना चाहिए, इसे प्राइमरी हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आ जाता है, कार्निवोर्स होते हैं। और उसके बाद जो है क्या कहना चाहिए कि भाई टॉप कंज्यूमर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके का बनता है। जैसे कि घास के मैदान में देखें कि भाई एक घास
घास को शाकाहारी जो है प्राणी ने खा लिया, उस शाकाहारी को जो है जैसे कि हम लोग कहें कि भाई खरगोश ही मान लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसको खाने के लिए दूसरा एक प्राणी मांसाहारी आ गया और उसको उसने खा लिया, उसके बाद उसको खाने के लिए तीसरा। अगर हम लोग इस तरीके से जो है ये टॉप कंज्यूमर में हम लोग ईगल, बाज आता है, शेर आता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर में इस तरीके का आलेखन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए मोर है। अब यहाँ पे जो है अगर कहा जाए कि भाई यहाँ पे इस तरीके का जो जीव संख्या का पिरामिड होता है उसमें संख्या के आधार पे हम लोग देखते हैं, तो जो टॉप कंज्यूमर होते हैं हमेशा उनकी संख्या कम रहती है। जो उसके नीचे हर्बीवोर बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्निवोर उससे जो कैटेगराइज करते हैं वो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाती, टॉप कंज्यूमर बहुत कम होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने कहा कि भाई मोर है, ईगल है या शेर है, बस यही सब चीज़ें बस यहाँ पे बसती हैं, ठीक है। संख्या का जो पिरामिड होता है वो चाहे घास का मैदान हो या तालाब हो, तो घास के मैदान में देखिए ढेर सारी हरी सी घास है, वो उत्पादक हो गई, उस पर छोटे छोटे कीट हैं या कहें गिलहरी हो गई, चूहे हो गए, या जो भी छोटा मोटा जो हम लोग उसे कहेंगे कि भाई शाकाहारी जो भी होगा वो उस कैटेगरी में आएगा, तो उनकी संख्या मतलब कि संख्या ज़्यादा होती है। फिर शाकाहारी को खाने के लिए क्या है कि भाई मतलब भेड़िया हो गया, सियार हो गया, ये सब जो है वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, इनकी संख्या आ जाती है। उसके बाद फिर जो है आगे चल के अगर कहा जाए सर्प हो गए, पायथन जिसे हम लोग कहते हैं कि वो ओमनीवोरस होता है, वो सब कुछ खा जाता है, जैसे कि हम लोग कहें कि जो है शेर हो गया, तो ये सब जो है वो ओमनीवोरस हो जाते हैं। पहले तो हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर ओमनीवोर, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनकी संख्या कम होती जाती। तो एक पिरामिड ऐसे कि मतलब जो शाकाहारी है उनकी संख्या ज़्यादा, मांसाहारी की कम, और फिर उसके बाद सर्वाहारी की और कम, और फिर सर्वाहारी वे जीव होते हैं जिनको कोई नहीं खाता है, तो उनकी संख्या और कम हो जाती है। जैसे जैसे हम घास के मैदान में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, या कहें कि उसके शीर्ष पे जो होता है टॉप कंज्यूमर, उनकी संख्या कम होती जाती है। तो एक तिकोना सा एक पिरामिड हमें मिलता है, मतलब कि जो संख्या का पिरामिड होता है वो घास के मैदान का हो या तालाब का हो, कोई भी हो, किसी भी अगर इकोसिस्टम की बात की जाए तो वो सीधा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि संख्या का पिरामिड ही हो लेकिन एक पेड़ का हो, तो सभी जितने भी हमने कहा पारितंत्र के उसमें संख्या का पिरामिड सब सीधे होते हैं, लेकिन एक पेड़ जो है वो अब देखिए उत्पादक जो है वो एक हो गया, एक पौधे पे, अब उस पे एक पेड़ पे जो है लगे हुए और भी चीज़ें, देखिए हम यहाँ से स्लाइड ले लेते हैं। अकेले पेड़ का जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। देखिए प्रोड्यूसर एक पेड़ है और उस पर हर्बीवोर्स हैं, हम लोग कहें कि हर्बीवोर क्या है कि ये जो चिड़ियाँ हैं ये हैं, और उसके बाद जो है अगर कहा जाए कि इस पर जो है कार्निवोर एक बाज है या कहीं इस तरीके से, तो हाइपर पैरासाइट की बात की जाती है, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोर हो गए, पैरासाइट हो गए, उन पे चिड़ियों के ऊपर जो पाए जाते हैं जो परजीवी, उनकी बात की जा रही, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती। चिड़िया एक पेड़, उसके बाद चिड़िया कुछ ज़्यादा, पैरासाइट बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से उल्टा होता है। एक पेड़ का संख्या का पिरामिड जो होता है, जीव संख्या का पिरामिड होता है, वो उल्टा होता है। आपसे प्रश्न ऐसे आएगा कि एक पेड़ का जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो हम कहेंगे उल्टा होता है, क्योंकि भाई पेड़ तो एक ही है, उस पर चिड़िया बहुत ढेर सारी हैं, उस पर उनके ऊपर जो पाए जाने वाले परजीवी उनकी संख्या और ज़्यादा, तो ऐसे हो गया, तो उल्टा हो जाता है। तो जीव संख्या का पिरामिड सिर्फ एक पॉइंट याद रखने वाला है कि एक पेड़ का उल्टा होता है, बाकी किसी का पूछा जाए सीधा लगा दीजिए। चलिए अगला हम लोग लेते हैं जीव भार का पिरामिड। इसमें भी एक चीज समझने लायक है कि इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें कि इसमें जो जीव भार की बात की जाए, तो इसमें जैसे जैसे हम लोग सीधे बात आते हैं, घास के मैदान की बात कर लें तो घास का भार बहुत ज़्यादा, उसके बाद हर्बीवोर जो होते हैं, जो हम लोग कहते हैं शाकाहारी, उनकी संख्या तो ज़्यादा है, लेकिन अगर घास के कंपैरिजन में देखें तो उसका वेट कम, उसके बाद जो मांसाहारी हैं उनका भी वेट कम, और फिर वो तो ऊपर की तरफ जो बचे तो वो भी सीधा हो गया। तो घास के मैदान का जीव भार का पिरामिड सीधा।
लेकिन तालाब की बात करें या अगर हम लोग कहें पोखर की बात करें तो उसमें अगर कहें कोई नदी या झरने की बात करें तो उसमें देखिए तालाब का जो जीवभार का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। उसको समझे कैसे? तालाब में छोटे छोटे से फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं कि बहुत छोटे से मतलब सूक्ष्म जीवों के द्वारा खाए जाने वाला एक खाद्य पदार्थ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ऊपर की तरफ एक घास जैसे जो उत्पादक होते हैं वो तैरते रहते हैं। उनको ही जो है छोटी सी मछली जो होती है हर्बीवोर वो खाती है और उसको फिर जो बड़ी मछली होती है मांसाहारी वो खाती है। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये सब सतह पर ऐसे घूमते रहते हैं, इनका भार बहुत कम होता है, लेकिन इनको जो खाती हैं उनकी मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और फिर उसके बाद उनको खाने वाली मांसाहारी मछलियों की और ज़्यादा होता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे शार्क वार्क हुई तो वो तो पता चला टनों उनका वजन होता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए कि भाई फाइटोप्लैंक्टन, फिर शाकाहारी मछली, फिर मांसाहारी, फिर शार्क, तो शार्क का वेट बहुत टन हो तो उल्टा हो गया ये, ठीक है। इसका भार कम और वो शार्क का ज़्यादा तो उल्टा हो जाता है। तो अक्सर ये प्रश्न आ जाता है कि भाई देखिए ये कहा जाए कि यहाँ से हम लोग ले तालाब का जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, तालाब का जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। बाकी कहीं भी अगर कहीं लगा दिया जाए तो सीधा होगा। सिर्फ तालाब की बात, यहाँ एक पेड़, संख्या में एक पेड़ और तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। बाकी कहीं भी किसी इकोसिस्टम की बात की जाए तो वहाँ सब संख्या भी सीधा, जीवभार का भी, सिर्फ एक एक यहाँ पे अपवाद हमें मिल गए, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड पिरामिड है इक्वेटिक इकोसिस्टम का। इक्वेटिक इकोसिस्टम का बाकी जितने टेरेस्ट्रियल हैं वो सब इकोसिस्टम जो होते हैं, जो स्थलीय पारितंत्र होते हैं, उनमें जो बायोमास का पिरामिड होता है सीधा होता है। सिर्फ इक्वेटिक इकोसिस्टम की कहें जली, जो अगर हम लोग तालाब की बात जो कह रहे हैं उसी का पारितंत्र का जो उल्टा होता है। वहाँ एक पेड़ का था और अगर जैव भार की बात करें तो यहाँ पे जो है वो जली पारितंत्र का उल्टा होता है। ऊर्जा के पिरामिड में कुछ रटना ही नहीं। ऊर्जा का चाहे किसी पारितंत्र की बात कर दी जाए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किसी पारितंत्र की बात की जाए ऊर्जा के पिरामिड में कुछ नहीं, हमें कोई डाउट नहीं होता है, इसमें सीधा ही होता है। क्योंकि पता है अगर हम लोग कहें कि खाद्य श्रृंखला में उपस्थित, अच्छा हाँ दूसरी चीज़ यहाँ पे जो उपयोगी है, ऊर्जा के पिरामिड सभी सीधे होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की बात की जाए कि ऊर्जा जो है वो ऐसे जैसे कि हम लोग बात करें कि जो घास है वो अगर 100 जूल जो है ऊर्जा उत्पादित करती है तो घास अपने लिए 90 जूल का इस्तेमाल करती है। 10% जो जूल है वो शाकाहारी खाते हैं। शाकाहारी 10% में गया तो उसमें फिर वो 0.1 हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर हर जो ट्रॉफिक लेवल है, पोसी स्तर है, उस पे ऊर्जा जो है 10% जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ऊर्जा के पिरामिड में हर पोसी स्तर पर 10% ऊर्जा अगले पोषण स्तर पे पर अगर कहें कि भाई जाती है या उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो इसी को 10% एनर्जी रूल कह दिया गया। इसी को लिंडमैन ने दिया था एक सिद्धांत। तो अगर पूछा जाए एक पोषक स्तर से कितने % ऊर्जा जो है अगले पोषक स्तर में जाती, 10%, और अपने लिए वो जीव कितना इस्तेमाल करता, 90%। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न हो तो भाई 10% एनर्जी रूल किसने दिया, लिंडमैन ने दिया था। और यहाँ से देखिए इस तरीके से, और हम लोग कहें 10% भोजन का भाग उसके शरीर निर्माण में प्रयोग होता है जो अगले स्तर के जितनियों को प्राप्त होता है। 90% वो अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है, 10% अगले पोषक स्तर के लिए भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ से हम लोग जो है ये देखिए ट्रॉपिक लेवल है 10% एनर्जी रूल, ठीक है। तो ये 10% एनर्जी रूल किसने दिया है, लिंडमैन ने दिया था। तो ऊर्जा से संबंधित ये ऊर्जा के सभी पिरामिड सीधे होते हैं। जीवभार का पिरामिड सिर्फ कौन सा उल्टा होता है, कहेंगे तालाब का या जलीय पारितंत्र का। और उसके बाद संख्या का पिरामिड सिर्फ एक जो पेड़ का संख्या का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। 2 उल्टे मिलेंगे, बाकी सब सीधे होते हैं। जितने भी पूछे जाएं, किसी भी पारितंत्र की बात कह दी जाए, सभी सीधे हैं। सिर्फ 2 रट लीजिए, एक जैवभार का है तालाब का और एक संख्या का है, वो कौन सा है, एक पेड़ का। बाकी सब सीधे होते हैं। ये एल्टोनियन पिरामिड्स इन्हें कहते हैं। एल्टोन, चार्ल्स एल्टन
बोल्टन ने ये पिरामिड्स का सिद्धांत हमें दिया था। और 10% एनर्जी रूल किसने दिया? लिंडमैन ने। इकोसिस्टम किसने डिस्क्राइब किया? तो एजी टांसले ने। इकोलॉजी किसने टर्म दिया? तो कहेंगे हेकल ने। और बस इतनी चीज़ें ये हम लोगों को परेशान करती हैं कि भाई पिरामिड्स कहाँ उल्टे होते हैं, कहाँ सीधे होते हैं। तो ऊर्जा के सभी पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, संख्या के सभी पिरामिड सीधे होते हैं, किंतु एक अपवाद स्वरूप एक पेड़ का उल्टा होता है। जीव भार का पिरामिड सभी सीधे होते हैं, लेकिन तालाब का जो जलीय पारितंत्र का होता है वो उल्टा होता है। बस इतना ध्यान रखें तो इससे आपके सभी को प्रश्न निकलेंगे। ठीक है, अंत में आप सबसे एक अनुरोध के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो है दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें और बाकी उसका बेल आइकॉन दबा दें, जिससे कि आपको जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, फेसबुक पेज से भी आप उस पर भी आ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी जो भी मुश्किल टॉपिक हैं उन पे हम लोग जो है आपके लिए वीडियोस उपलब्ध करा सकते हैं। आप लोग हमें बताएं, हमें कमेंट करके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के या फेसबुक पेज से जुड़ के आप अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ कमेंट में भी, यूट्यूब पे भी आप कमेंट में जो है लिख सकते हैं कि इस टॉपिक से आपको दिक्कत हो रही है, तो उस टॉपिक से संबंधित आने वाले दिनों में और हम क्वेश्चन का रिविज़न लेके आपके साथ आएंगे। और स्टैटिक जीके जैसा हमने आपसे कहा था कि करंट अफेयर्स, वो सब चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप सबसे यही है कि भाई आप लोग जो है इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों को भी बताएं कि भाई चैनल पे अब हम लोग सक्रिय हो गए हैं। अब आगे आने वाले दिनों में आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अभी जो भी आपकी डिमांड हो वो आप मैसेज करें, हमें बताएं, तो हम उस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी सभी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।